हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनर्जी सिस्टम के बारे में, बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एक्सरसाइज, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड प्रोडक्ट, एरोबिक एंड एनारोबिक सिस्टम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, राइट? So if you are athlete, if you are a coach, or if you are preparing for UGC NET or any higher education examination, this video is very very important for you. आज के इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एनर्जी सिस्टम के बारे में। बार बार छोटी छोटी वीडियो देखने से अच्छा है कि एक ही बार में सारा कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। सो बने रहिए हमारे साथ में। दिस साइड दिव्यम पाटीदार, PhD स्कॉलर एलएनपी ग्वालियर, एंड लेट्स प्रोसीड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर ग्रुप, यू कैन जस्ट विजिट आवर लिंक that is given in the description. You can just join. सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा बेसिक्स। एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। जिस रिएक्शन को 1 घंटा लग रहा है, एंजाइम की हेल्प से आप उस रिएक्शन को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स है, वो सारे हेल्प करते हैं रेगुलेट करने के लिए मेटाबॉलिज्म को, और जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस को फास्ट अप करते हैं। दे वर्क एज ए कैटलिस्ट डेट स्पीड अप द रिएक्शन, है ना। अब अगर बात करें एनर्जी सिस्टम की, तो हमारी बॉडी में मेनली 3 टाइप के एनर्जी सिस्टम काम करते हैं: एटीपी पीसीआर सिस्टम, ग्लाइकोलाइटिस सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एटीपी पीसीआर सिस्टम की अगर बात करें तो इमेजिन करिए 100 मीटर परफॉर्मेंस के बारे में। फास्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन बट इंटेंस ब्रस्ट ऑफ एनर्जी। फास्ट एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, रेट होगा एनर्जी का सिंथेसिस बहुत फास्ट होगा, बट स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी काफ़ी कम टाइम के लिए। और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम का देखना हो तो इमेजिन करिए 400 मीटर 800 मीटर मिडिल डिस्टेंस रन के बारे में, राइट? इसमें एनर्जी का रेट तो थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू एटीपी पीसीआर सिस्टम, बट लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा सेम। इफ़ यू टॉक अबाउट 100 मीटर और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, just imagine about the 10 kilometer or we can say 20 kilometer long distance running, जिसमें एनर्जी मिलती है। जो एनर्जी का रेट है प्रोडक्शन का काफ़ी स्लो होता है, बट लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। इसके मेन सोर्सेज है फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो वन बाय वन हम सारे एनर्जी सिस्टम देखेंगे। वन थिंग टू बी नोटेड, ये सारे एनर्जी सिस्टम हर टाइम पे एक्टिवेटेड रहते हैं। ये ऐसा मतलब नहीं है कि भाई मैं 400 मीटर रनिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम ही हमें एनर्जी देगा 100%, नहीं। इसका पोर्शन डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी के साथ में और कितने ड्यूरेशन के साथ में आप एक्सरसाइज कर रहे हो। सपोज आप 500 मीटर रनिंग कर रहे हो, 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो फास्ट, तो 100% एनर्जी आपको ग्लाइकोलाइटिक से नहीं मिलेगी, एरोबिक सिस्टम से नहीं मिलेगी। इसमें 90% में बी कंट्रीब्यूटेड बाय एरोबिक सिस्टम एंड 10% में बी कंट्रीब्यूटेड बाय एनारोबिक सिस्टम। तो सारे एनर्जी सिस्टम सिंगल टाइम पे एक्टिवेटेड रहते हैं, पर इंटेंसिटी ड्यूरेशन डिसाइड करता है कि कौन सा एनर्जी सिस्टम किस टाइम पे डोमिनेट रोल प्ले करेगा, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे स्प्रिंट के टाइम पे भी लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एनर्जी एरोबिक सिस्टम से मिलती है। यहाँ पे देख सकते हो 400 मीटर के टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा एनर्जी मेनली तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है, पर लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम एंड लिटिल बिट कंट्रीब्यूशन ऑफ एटीपी पीसीआर सिस्टम। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज है लीवर और मसल्स। जो भी हम खाना खाते हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बट इफ़ यू हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डेट विल स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड द मसल्स। लीवर में होता है 110 ग्राम और मसल्स में होता है 500 ग्राम, राइट? नाउ सी एटीपी पीसीआर सिस्टम। पहले जानते हैं एटीपी होता क्या है। एटीपी क्या है? करेंसी हमारी एनर्जी का। सपोज जैसे हमारे पॉकेट में कुछ खुले पैसे होते हैं, 500, 1000, 100 रुपीज़, कुछ भी हमें चाहिए इमीडिएट, तो हम क्या करेंगे? बैंक जाके तो नहीं लेंगे ना, इमीडिएटली स्पेंड कर देंगे पॉकेट से निकाल के। वैसे ही एटीपी है। हमें अगर 100 मीटर स्प्रिंट लगाना हो तो हम कार्बोहाइड्रेट और फैट के पास नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे? सेल्स में जो स्टोर्ड एटीपी है, सेल्स में जो स्टोर्ड एटीपी है उसको हम स्पेंड कर लेंगे। बहुत क्यूक होता है, फास्ट होता है, इमीडिएट होता है। तो 5 से 6 सेकेंड तक के लिए जो स्प्रिंट लगाते हो उसे वो आपको एनर्जी मिलती है स्टोर्ड एटीपी इन द सेल्स। लिसन, द फर्स्ट एनर्जी प्रोवाइडर when you take 5 steps, 10 steps,
when you run for 5 to 6 second, the first energy provider will be ATP stored in the cells. ATP is the currency of energy. जो भी हमें एनर्जी मिलती है सबसे पहले एटी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा. जो भी प्रोडक्ट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सारी चीज़ें एटीपी में फॉर्म में कन्वर्ट होगी और एटीपी से हमें डायरेक्टली एनर्जी मिलती है, राइट? तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एटीपी इज द करेंसी ऑफ एनर्जी. एटीपी का अगर देखें कंपोजिशन तो देख सकते हो एडिनिन है, राइबोस शुगर है और 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं इससे, राइबोस शुगर से. एनर्जी होती है इस फॉस्फेट ग्रुप में, लास्ट वाले में. जब एटीपी एनर्जी दे देता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, मतलब एक फॉस्फेट उससे रिमूव हो जाता है, राइट? अब सपोज हमने क्या किया, 5 to 6 सेकेंड तक रनिंग कर ली, पर 100 मीटर तो हमें 10 से 12 सेकेंड तक रनिंग करना है. तो बाकी अमीनो एनर्जी कैसे मिलेगी? तो जो एडीपी कन्वर्ट हो चुका है वो होगा अगेन रिसिंथेसिस. ठीक है, एक बार ये हमें एनर्जी मिल चुकी है, फॉस्फेट एडीपी में कन्वर्ट हो चुका है, तो एडीपी का रिसिंथेसिस होगा, एटीपी का रिसिंथेसिस होगा और हमें मिलेगी एनर्जी. अब देखिए ये जो एडीपी है इसको चाहिए 1 फॉस्फेट रिसिंथेसिस करने के लिए. एटीपी का रिसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए? 1 फॉस्फेट चाहिए. अब ये फॉस्फेट कहाँ से मिलेगा? तो ये फॉस्फेट मिलेगा हमारे बॉडी में जो फॉस्फोक्रिएटिन है, स्टोर्ड फॉस्फोक्रिएटिन है मसल्स की सेल्स में. वो क्या करेगा, उसका ब्रेकडाउन होगा क्रिएटिन काइनेस के प्रेजेंस में. क्रिएटिन काइनेस इज अ एंजाइम. वो ब्रेकडाउन करेगा क्रिएटिन में और फॉस्फेट में. ये फॉस्फेट डोनेट करेगा अपना फॉस्फेट ग्रुप, क्रिएटिन काइनेस एक फॉस्फेट डोनेट करेगा एटीपी को और फॉर्मेशन होगा एटीपी का. ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाएगा एडीपी के साथ में. तो यहाँ पे एडीपी आ चुका है और ये बनेगा एटीपी अगेन. तो दिस इज द रिसिंथेसिस ऑफ फॉस्फेट एटीपी, राइट? तो ये चलते रहता है 10-12 सेकेंड के लिए. अब अगर हम रनिंग करते हैं, ये देखो आप देख सकते हो, जब हम रनिंग करते हैं फॉर फर्दर डिस्टेंस 400 मीटर 800 मीटर, तो उस टाइम पे हमारा स्विच टू हो जाएगा ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम विल बी द डोमिनेटिंग एनर्जी प्रोवाइडर. अब देखिए जनरल सी बात है, एटीपी सिंथेसिस होता है अलग अलग वे से. बिफोर प्रोसीडिंग टू द ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम और एरोबिक सिस्टम, लेट्स सी हाउ एटीपी सिंथेसिस. एटीपी सिंथेसिस होता है 3 अलग अलग तरीके से. आपको मैंने एक बताया रिसिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी पीसीआर सिस्टम से. एक तरीका है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा है? पायरुवेट बन रहा है. उसके बाद में ये क्रेब साइकिल में जा रहा है और यहाँ पे फाइनली जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. तो इंटरमीडिएट जो रिएक्शंस होती है एज अ आउटपुट, एज अ बाय प्रोडक्ट, बीच बीच में कुछ एटीपी सिंथेसिस होती है. यहाँ पे भी आप क्रेब साइकिल में भी देखोगे एटीपी और जीटीपी सिंथेसिस होती है. तो ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ऐड करना एडीपी में, तो इससे एटीपी का फॉर्मेशन होगा. तो ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो जो चेन चलती है, रिएक्शन होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शन, उस बीच में एज अ बाय प्रोडक्ट एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है. तो इसे बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सेकेंड तरीका है विदाउट ऑक्सीजन, जो हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में. और थर्ड तरीका है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में. तो ये दोनों हम बात करेंगे अभी आगे, राइट? नाउ ये आपको मैंने बताया एनारोबिक एटीपी पीसीआर सिस्टम. एटीपी और पीसीआर सिस्टम के बारे में आपको और जानना है कि फॉस्फोक्रिएटिन का फॉर्मेशन कैसे होता है सेल्स में, कौन से अमाइनो एसिड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे एटीपी पीसीआर सिस्टम की ट्रेनिंग की जाती है. ये सारे वीडियो, आप सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन जानना हो तो प्ले लिस्ट में जाइए. एटीपी पीसीआर सिस्टम के बारे में आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के बारे में मिल जाएगी. नेक्स्ट जाते हैं, ये यू कैन सी अगर अगेन वंस अगेन, ये है फॉस्फेट ग्रुप में डीटा फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट किया. देखो अब अगर हम बात करते हैं एनर्जी सिस्टम की, तो ये हमारे मेन कंपोनेंट है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट. ये दो है मेन सबट्रैक्ट एनर्जी प्रोवाइडर, दो मेन
प्रोटीन से बहुत कम एनर्जी मिलती है, मिनिमम अमाउंट 5 to 10% इन रेयर कंडीशन। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, फैट कन्वर्ट होता है फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फ्री फैटी एसिड इज द मेन एनर्जी प्रोवाइडर। ये क्या करते हैं, अब ग्लाइकोलाइसिस से तो आपको पता ही है कि आपको डायरेक्टली एनर्जी मिल जाती है, रिएक्शन जैसे प्रोसेस होगी, क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होगा। कुछ टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो देख लेते हैं। फैट का कन्वर्ट होना, फैट का एक्सेस ग्लूकोज का कन्वर्ट होना फैट में, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं और हम रेस्ट करते हैं, हमने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर हो गया, अब वो एक्सेस ग्लूकोज को हमें कन्वर्ट करना है फैट में, करना नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो उसे बोलेंगे लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो लिपोजेनेसिस मतलब एक्सेस ग्लूकोज से फैट में जो कन्वर्ट होगा उसे बोलेंगे लिपोजेनेसिस, राइट। लिपोजेनेसिस। नाउ ग्लाइकोनियोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनो मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। जब ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो ये बनेगा ग्लूकोज, इसे बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनो मतलब ग्लाइकोजन और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो इसका ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। नेक्स्ट है ग्लाइकोजेनेसिस। अब ये ग्लूकोज से अगर हम वापस से अगेन इसका ग्लाइकोजन बनता है, ये जो ग्लूकोज है एक्सेस ग्लूकोज है बॉडी में, जब रेस्टिंग कंडीशन में है तो जो एक्सेस ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर और मसल में स्टोर्ड होगा। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, इसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, राइट। ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं मतलब ग्लाइकोजन की बात कर रहे हैं। लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, जेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। क्लियर है। नेक्स्ट टर्म आता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट से। ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से, नॉन कार्बोहाइड्रेट आइटम्स और एनी एलिमेंट से, बाय प्रोडक्ट से। वो हो सकता है अमीनो एसिड्स और फैट। अगर अमीनो एसिड्स और फैट अगर कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में तो उसे बोलेंगे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। नियो मतलब नॉन ग्लूकोज कंपोनेंट समझ लीजिए आप, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से, इट कैन बी अमीनो एसिड, इट कैन बी फैट। अगर फैट और अमीनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस, राइट। फैट के ब्रेकडाउन को क्या बोलेंगे, लिपोलाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। फैट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, लिपोजेनेसिस, मतलब लिपो मतलब फैट, लिपिड एसिड, लिपिड, ठीक है, तो उसको बोलेंगे लिपोजेनेसिस। दिस आर द बेसिक टर्म। नाउ ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। अब जब हम लॉन्ग डिस्टेंस मीडियम डिस्टेंस रनिंग करते हैं, सपोज 400 मीटर 800 मीटर स्प्रिंट लगाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, एटीपी पीसीआर सिस्टम तो हमने स्टार्टिंग में एनर्जी दे दी अगर हमने फास्ट रनिंग करी, बट डेट इज नॉट इनफ। अब चाहिए हमें एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ पे रोल प्ले करता है कार्बोहाइड्रेट का, तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ तक ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट तक। अब क्या है, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, क्या हम ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम जब हम 400 मीटर रनिंग करते हैं तो क्या हम ब्रीथिंग लेना बंद कर देते हैं, नहीं ना। तो ऑक्सीजन तो अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंड में। बिफोर प्रोसीडिंग टू दिस, I just want to make you clear little bit concept regarding this.
देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज नीचे ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और वी कैन से पायरुविक एसिड में, दो ऐसे पायरुविक एसिड बनेंगे, राइट। यहाँ तक के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इस रिएक्शन तक कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। अब आगे क्या होता है, सपोज ऑक्सीजन अवेलेबल है, कहाँ पर ऑक्सीजन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अगर आगे ऑक्सीजन अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है, H+ आयन कैरी होते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या होगा, ये इंटर कर जाएंगे क्रेब्स साइकिल में। और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे लैक्टिक एसिड में। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो ऑक्सीजन अगर अवेलेबल रहेगा कहाँ पर, एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये क्या करेंगे, क्रेब्स साइकिल में फर्दर इंटर होंगे और ये फर्दर जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये कंप्लीट है एरोबिक। ये क्या है कंप्लीट, ये कंप्लीट है एरोबिक। इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉलो दिस पाथवे, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और 2 ATP का सिंथेसिस होगा, राइट। अब ये ऑक्सीजन कैसे डिसाइड करेगा, ये ऑक्सीजन कैसे डिसाइड करेगा कि ये लैक्टिक एसिड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा कैसे। क्वेश्चन मार्क का ये आता है आपके अंदर, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों डिसाइड कर रहा है कि लैक्टिक एसिड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन अगर नहीं है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो क्यों होता है, राइट। तो डेट इज अ ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। देखिए क्यों बनता है ऑक्सीजन और क्यों होता है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये डाउन जाएगा, 10-12 रिएक्शंस होगी, दो बनेंगे पायरुविक एसिड या पायरुवेट, दो बनेंगे पायरुविक। अब क्या होता है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो बीच बीच में से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट H+ आयंस निकलते रहते हैं, H+ आयंस निकलते रहते हैं, है ना, चेन में से। अब यहाँ पे अगर जाएंगे तो क्रेब्स साइकिल आएगी नेक्स्ट। यहाँ इसके बाद में क्या होता है, ये हो जाता है एरोबिक स्टार्ट। यहाँ तक के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अप टू दिस नो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, इट इज कंप्लीट है ग्लाइकोलिसिस विदाउट ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये H+ आयन ही इंपॉर्टेंट रहे, ये H+ आयन ही सब कुछ है इन एनर्जी सिस्टम का मेन हीरो। ये क्या करते हैं, H+ आयन जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ये H+ आयन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, फैक्ट्री है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, फैक्ट्री है किसकी, ATP सिंथेसिस की। H+ आयन जाएंगे और उससे होगा ATP का फॉर्मेशन। H+ आयन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और होगा ATP सिंथेसिस, इसका ATP सिंथेसिस का फॉर्मेशन। ये कब होगा, जब यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, H+ आयन आएंगे, यहाँ पे साइटोक्रोम रहेगा, ये साइटोक्रोम क्या करेगा, रिलीज H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा, नेक्स्ट साइटोक्रोम में पहुंचाएगा, नेक्स्ट साइटोक्रोम से नेक्स्ट साइटोक्रोम में पहुंचाएगा, और लास्ट में क्या करेगा, H+ आयन एक्सेप्ट करेगा ऑक्सीजन और फॉर्मेशन होगा वाटर का। अभी बस इतना ही रखिए, आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये सारी चीज़ें। आपको ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है, ताकि तभी आप समझ पाओगे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। घबराइए मत, बहुत आसान से चीज़ है, ठीक है। क्या होता है, एनर्जी सिस्टम में ये H+ आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। H+ आयन ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पे बैठे हुए 3 पर्सन, कौन 3 पर्सन बैठे हुए हैं, 3 साइटोक्रोम बैठे हुए हैं ऐसे। वो क्या करते हैं, वो लेते हैं H+ आयंस को लेते हैं, नेक्स्ट वाले को पास करते हैं, ऐसे फर्दर पास होते जाएगा, और लास्ट में ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा किसको, H+ आयन को, और फॉर्म करेगा H2O। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और फॉर्मेशन करेगा H2O को।
अब यहाँ पे H प्लस आयन को ले जाने के लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो H प्लस आयन को कैरी करेगी। एक ट्रक चाहिए, कि व्हीकल चाहिए। यहाँ पे H प्लस आयन का फॉर्मेशन तो हुआ है, पर उसको ले जाने के लिए कोई तो पर्सन चाहिए, कोई तो व्हीकल चाहिए। तो उसका रोल प्ले करता है ये ट्रक का नाम है NAD। NAD और छोटा एक और ट्रक है, उसका नाम है FAD। क्या है उसका नाम? FAD। ये दोनों क्या करते हैं, H प्लस आयन को अपने ऊपर बिठाते हैं और बन जाते हैं NADH प्लस, और ये लेके जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कहाँ लेके जाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये NAD क्या करता है, H प्लस आयन को यहाँ पे आके रिलीज करेगा, ठीक है। H प्लस आयन आपको यहाँ पे आके रिलीज करेगा, और ये H प्लस आयन यहाँ पे रिलीज होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था साइटोक्रोम में H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, नेक्स्ट पास होगा, नेक्स्ट पास होगा, नेक्स्ट पास होगा, और लास्ट में किसके साथ में फॉर्म हो जाएगा, H2O के साथ में मिलके बना लेगा H2O, ऑक्सीजन के साथ में मिलके। तो ऑक्सीजन इज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम फास्ट रनिंग करते हैं, अब आता है ये जनरल कंडीशन है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की। यहाँ से भी जाते हैं, क्रेब्स साइकिल से भी H प्लस आयन जाते हैं, क्रेब्स साइकिल से भी, TCA साइकिल, CSC साइकिल से भी, और वीकेंड से क्रेब्स साइकिल से भी H प्लस आयन जाते हैं और यहाँ पे जाके रिलीज होते हैं। यह था सेनेरियो ग्लाइकोलिसिस का, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का। बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते रहते हैं। ये जो मेन चीज़ें थी आपको मैंने बता दी। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या होता है जब हम फास्ट रनिंग करते हैं, स्प्रिंट लगाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, इतना अवेलेबल ऑक्सीजन नहीं हो पाता एज कंपेयर टू द रेट ऑफ दिस H प्लस सिंथेसिस। ये चेन चलते जाती है बहुत सारी, और H प्लस आयन बनते जाते हैं, H प्लस आयन का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को क्या लग रहा है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, और H प्लस आयन मतलब ये चेन को चलाते रहो, एनर्जी को सिंथेसिस करते रहो। तो एनर्जी का सिंथेसिस होता है और ये H प्लस आयन का फॉर्मेशन होते रहता है। H प्लस आयन तो बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ज़्यादा H प्लस आयन बनेंगे तो ज़्यादा यहाँ पे ATP का सिंथेसिस होगा, फास्ट ATP का सिंथेसिस होगा। पर दिक्कत क्या है, H प्लस आयन फास्ट बनते जा रहे हैं, अलग अलग ग्लूकोज कंपोनेंट से चेन चलते जा रही है अपनी अपनी ग्लूकोज कंपोनेंट की, और H प्लस आयन का एक्यूमुलेशन होते जा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, पर दिक्कत क्या आ गई, जब हम 400 मीटर सपोज रनिंग कर रहे हैं तब ये कंडीशन आ गई है। पर दिक्कत की क्या बात है, दिक्कत की बात है व्हीकल, ये जो ट्रक है ना, ये ट्रक है लिमिटेड अमाउंट में बॉडी में। दिस ट्रक्स आर अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट इन द सेल्स। इनको ले जाने वाला भी तो कोई चाहिए, राइट? इनको ले जाने वाला भी तो कोई चाहिए यहाँ पे। तो क्या करते हैं बेचारे H प्लस आयन वहीं पे इंतजार करते रहते हैं कि हमें कोई आएगा लेने, ये ट्रक आएंगी लेने। पर ये यहाँ पे जाके बिजी हो जाती है ट्रक, और कुछ ही H प्लस आयन को यहाँ पे ले जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन भी इतना नहीं अवेलेबल है, राइट? एज कंपेयर टू दिस चेन, एज कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ H प्लस आयन, जितनी स्पीड से H प्लस आयन बनते जा रहे हैं, एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, उतना रेट के हिसाब से यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। ऑक्सीजन इज लेकिंग हियर। तो ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये चेन भी आगे प्रोसेस नहीं होगी, और ये ट्रक भी लिमिटेड अमाउंट में है। तो ये H प्लस आयन यहाँ पे फ्री पड़े हुए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता ही है पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ है, पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये H प्लस आयन टेम्पररी एक्सेप्ट कर लेंगे पायरुवेट के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड, जब हम 400 मीटर रनिंग करते हैं स्प्रिंट के साथ में, तो बहुत सारी ये चेन आगे प्रोसेस होती रहती है। ये बहुत सारी ग्लूकोज, अलग अलग ग्लूकोज कंपोनेंट के मॉलिक्यूल से ये चेन आगे प्रोसेस होती रहती है, और इसमें से H प्लस आयन निकलते रहते हैं, H प्लस आयन निकलते रहते हैं, राइट? अब ये H प्लस आयन को ले जाने के लिए जो ट्रक NAD और FAD लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, तो ये जो एक्यूमुलेट होते रहते हैं सेल्स में,
तो ये क्या करेंगे, टेम्पररी क्या करेंगे, पाइरूवेट क्या बोलेगा इनको। अब आगे यहाँ पे बेचारे बैठे हुए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्टिव, इनको कुछ ना कोई तो चाहिए, है ना, स्टेबिलिटी चाहिए इनको। तो ये क्या करेगा, पाइरूवेट क्या बोलेगा, जस्ट कम विथ मी, पाइरूवेट एक्सेप्ट कर लेगा एस प्लस आयन को, टेम्पररी पाइरूवेट एक्सेप्ट कर लेगा और बना देगा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड इज नथिंग, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस प्लस आयन प्लस पाइरूविक एसिड एंड दिस इज द lactic acid. Okay, so this is the lactic acid. So lactic acid is not a waste product, it's a byproduct. Still 80% of energy is remaining in the lactic acid. ये जो ग्लूकोज बना था, ये चेन आगे बढ़नी थी, पाइरूवेट बना था, फिर क्रेब्स साइकिल में जाना था, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना था, तो ये पूरा प्रोसेस बाकी है, इससे एटीपी सिंथेसिस होना बाकी था, 36 38 एटीपी निकलना बाकी था, पर बीच में क्या हुआ, यहाँ पे H प्लस आयन पाइरूवेट जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ग्लूकोज का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये और H प्लस आयन बन के बना देते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये पाथवे अभी भी कवर करना बाकी है। तो इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज, स्टिल 80% ऑफ एनर्जी इज रिमेनिंग इन द लैक्टिक एसिड एंड इट इज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ anaerobic glycolysis. Got it? So this is the basic कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। इससे क्या होता है, 2 एटीपी एनर्जी मिलती है अगर ग्लूकोज से एनर्जी मिल रही है, और अगर ग्लाइकोजन से ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलेगी। अभी तक के लिए इतना ही, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि 2 एटीपी से 3 एटीपी 3 मॉलिक्यूल क्यों मिल रहा है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। फॉर फर्दर डिटेल वीडियो वी विल हैव। रोल ऑफ हाइड्रोजन आपको मैंने बताया। रोल ऑफ हाइड्रोजन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज से निकल के जाता है, हाइड्रोजन से ही एटीपी सिंथेसिस होती है। हाइड्रोजन H प्लस आयन इज अ रॉ मटेरियल फॉर एटीपी सिंथेसिस इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हाइड्रोजन आयन रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आयन देखो आप कहाँ से निकलते हैं, ये क्रेब्स साइकिल से भी निकला, यह निकला क्रेब्स साइकिल में, ये देखो हाइड्रोजन आयन का FAD है, यहाँ से निकला, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल है। ये देखो ट्रक, ये हमारा ट्रक है, व्हीकल है, ये हमारा ट्रक है। ये कौन कैरी कर रहा है, H प्लस आयन कैरी कर रहा है ये ट्रक्स। 2 ट्रक है आपके पास, FAD NAD, NAD छोटा है, FAD बड़ा है, ज़्यादा हाइड्रोजन को कैरी करता है, ठीक है। ये अनलोडेड ट्रक है, जब इसमें लोडेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये NADH बन जाएगा। देखो ये होता है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, H प्लस आयन, ये ट्रक इस पर बैठा, ठीक है। ये NAD है, और ये क्रेब साइकिल से भी H प्लस निकले, और ये ट्रक कहाँ पे ले गया हाइड्रोजन को, NAD कहाँ पे ले गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिलीज किया और बन गया H2O। और इस बीच में जब पास में क्या होता है, ATP का प्रोसेस होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन पास होता है वन साइटोक्रोम टू अनदर साइटोक्रोम, इन दिस पंपिंग एक्शन ऑफ दिस हाइड्रोजन एंड इन दिस प्रोसेस बाय प्रोसेस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होगा, सॉरी ATP का फॉर्मेशन होगा। देखो ये अगेन यू कैन सी हियर, ठीक है। अब अगर क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन अगर अवेलेबल नहीं रहा, इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल हियर, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये ट्रक यहाँ पे खाली नहीं होगी, ये यहाँ पे बिजी रहेगा, H प्लस आयन एक्यूमुलेट होंगे, तो H प्लस आयन टेम्पररी पाइरूवेट के साथ में मिल जाएंगे और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये अगेन यू कैन सी H प्लस आयन प्लस पाइरूवेट लैक्टिक एसिड। ये जो ट्रक वर्क ऐसा कुछ होता नहीं है एनर्जी सिस्टम में, इतने से सेल्स में ट्रक कहाँ से घुस जाएगी, ये मैं इसको सिंपल करने के लिए आपको बता रहा हूँ। लैक्टिक एसिड आप परफॉर्मेंस को कैसे इंटर करता है ना। पाइरूविक एसिड क्या करता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल जो हमारे 1 मिलीमोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज ब्लड लेवल होता है 1 से लेके 5 तक रेस्टिंग लेवल में। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है 25 मिलीमोल, ठीक है, पर केजी ऑफ मसल्स और वीकेंड से पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, राइट, अगर हम उसमें देखें तो एज कम्पेयर टू ब्लड। अब क्या होता है, लैक्टिक एसिड के वजह से क्या होता है कि एसिडिफिकेशन होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है, पीएच कम हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और उससे क्या होता है कि कैल्शियम बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है।
जब आपने सलाइडियम फिलामेंट थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें आपको पता होगा कैल्शियम का कितना बड़ा रोल है ना। ये जो एक्टिन है, ये मायोसिन है और एक्टिन है, तो ये एक्टिन और मायोसिन तभी मिलेंगे तभी जब मिलने के बाद ही क्या होगा, मस्कुलर कंट्रैक्शन इनिशिएट होगा, है ना। तो ये मायोसिन ट्रोपोमायोसिन इसको कवर करके रखता है। जब तक कैल्शियम आके यहाँ पे नहीं बैठेगा ट्रोपोनिन पे, तब तक ये ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हटेगा नहीं और ये एक्टिन और मायोसिन का ब्रिज बनेगा नहीं। तो कैल्शियम क्या करता है, इनिशिएट करता है मस्कुलर कंट्रैक्शन को। पर क्या होता है, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, ये जो कैल्शियम बाइंडिंग कैपेसिटी है ट्रोपोनिन से ये कम हो जाती है, और कैल्शियम अगर बाइंडिंग नहीं करेगा तो क्या होगा, ढंग से मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि मस्कुलर परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, डिक्लाइन होता है। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम, ये सारी चीजें हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस क्या है, ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ये रेगुलेट करता है कि हमें ज्यादा एनर्जी को प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है, चेन को आगे प्रोसेस करना है नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ एनर्जी, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर डूइंग एक्सरसाइज और नॉट। यू कैन सी द पाथवे हियर, द पाथवे इज ग्लाइकोलिसिस ऑफ एंड ये पूरा चेन है, ऐसी पूरी चेन 11-12 एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, 2 पायरुवेट बनते हैं एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। इसमें बीच में फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेस आपको दिख जाएगा यहाँ पे, और इंटरमीडिएट आपको एटीपी मिलते जाएगी। इसमें इन्वेस्टमेंट भी है 2 एटीपी का, और यहाँ पे 2 एटीपी आपको मिलेगी भी फाइनली, अगर ग्लूकोज से मिला, और अगर ग्लाइकोजन से फॉर्मेशन हुआ तो 3 एटीपी मिलेगी। ये देखो, आप देख सकते हो ये पायरुवेट, ये साइटोप्लाज्म में हुआ है। आफ्टर दिस पायरुवेट के फॉर्मेशन के बाद में ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल को ए बनेगा, नेक्स्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद में पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड के बाद में एसिटाइल को ए, एंड देन इट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल में, है ना। और क्रेब्स साइकिल एक साइकिल है, साइकिल, ठीक है, चलते जाएगी। बीच में साइट्रिक एसिड, ऑक्सोएसिलेटेड, सोसिनेट, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट, इंटरमीडिएट कंपोनेंट बनेंगे। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, जस्ट रिमेंबर द नेम, सीक्वेंस। इट में भी आस्क इन द एग्जाम, जस्ट रिमेंबर सीक्वेंस कि क्या है, सबसे पहले ग्लूकोज है, पायरुविक एसिड है, एसिटाइल को है, साइट्रिक एसिड है, और जो भी प्रोडक्ट आते जाएंगे, ये सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में के अंदर होगा। यू कैन जस्ट रीड इट आउट। और यहाँ से भी क्या निकलेंगे, H+ आयन निकलेंगे, और फाइनली मिलेगी एटीपी। नाउ अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेटिव सिस्टम के बारे में। देखो ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, आपको सुनना है क्योंकि आपके अंदर पेशेंस है, क्यूरियोसिटी है, तो आप सुनोगे। अगर आपको शॉर्टकट वीडियो चाहिए, कुछ जानना नहीं है, तो आप यू कैन जस्ट स्किप, और अपनी रेट के हिसाब से आप स्पीड बढ़ा सकते हो लर्निंग की। अब देखो ऑक्सीडेटिव सिस्टम का मतलब क्या है। ऑक्सीडेटिव का मतलब ये नहीं है, या फिर हम समझते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इसका मतलब ऑक्सीडेटिव सिस्टम बोलते हैं इसको, नो। इसलिए बोलते हैं इसको ऑक्सीजन सिस्टम कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, नो, इट इज नॉट ऑक्सीडेटिव सिस्टम। ऑक्सीडेटिव सिस्टम इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब रिलीजिंग ऑफ H+ आयन। आपने केमिस्ट्री में सुना होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो सेम चीज यही है। ऑक्सीडेशन मतलब रिलीज ऑफ H+ इलेक्ट्रॉन और H+ आयन, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है। ये देखो यहाँ पे ग्लूकोज से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होता है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन एक ही है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन में सिंगल इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसलिए इसको कई बार इसको इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, कई बार इसको H+ आयन बोलेंगे, कई बार इसको हाइड्रोजन आयन बोलेंगे, ये सारी चीजें एक ही है, डोंट बी कंफ्यूज। तो ग्लूकोज का मैंने आपको बताया था, जब जैसे जैसे चेन चलती जाती है हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज ऑफ रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन when this glucose breakdown takes place, right, not because of absence of oxygen। तो ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। और लास्ट में इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, लास्ट में फैक्ट्री में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज अ गुड ऑक्सीडेशन एजेंट, ठीक है। ये देखिए आपको मैंने ये बता चुका हूं, ये देखो B3, विटामिन B3 से फॉर्मेशन होता है
हमारा ये जो व्हीकल है, क्या बोलते हैं इसको, एनएडी, इसका फुल फॉर्म क्या है, निकोटिन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। एफएडी का फुल फॉर्म फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। विटामिन बी3 की हेल्प से इसका फॉर्मेशन होता है। अच्छा विटामिन बी3 लिए ताकि आपके अंदर अच्छे से ट्रक्स का फॉर्मेशन हो सके और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो सके। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए H+ आयन रिलीज हुए यहाँ से भी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इससे होता है 28 एटीपी का फॉर्मेशन ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 28 एटीपी। एडिशनल यहाँ से 2-3 एटीपी मिल जाएंगे, 2-3 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से मिल जाएंगे, टोटल मिल जाएंगे 32, 34। ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस कब काम करता है, जब आप 10 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, 50 किलोमीटर रनिंग कर रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कर रहे हैं, अल्ट्रा मैराथन रनिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे काम करेगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। मेन एनर्जी मिलेगी हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट से। ठीक है। एनर्जी का रेट रहेगा बहुत स्लो रहेगा, धीरे धीरे एनर्जी मिलेगी, बट लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। सबसे पहली प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस। ये सेम है, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, पायरुवेट तक सेम रहेगी, यहां तक कि ग्लाइकोलिसिस सेम है। उसके बाद में क्रेब्स साइकिल एसिटाइल कोए बनेगा और क्रेब्स साइकिल के अंदर इंटर करेगा। फर्स्ट स्टेप आपको मैंने जैसे ही बताया था, ग्लूकोज से फॉर्मेशन होगा पायरुविक एसिड का, पायरुविक एसिड और 2 पायरुविक एसिड बनेंगे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। आफ्टर पायरुविक एसिड इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोए, कोएंजाइम ए, एंड एज आउटपुट ग्लाइकोलिसिस का आउटपुट में आपको 2 या 3 एटीपी मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, उसके हिसाब से 2 एटीपी या 3 एटीपी मिलेगी। ये देख सकते हो आप, ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस है। ये 4 ही याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, आपको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और फिजिकल एजुकेशन पढ़ना है, राइट। तो ये देखो बीच बीच में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इट इज अ सब्ट्रैक्ट लेवल फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इट इज अ सब्ट्रैक्ट लेवल एटीपी फॉर्मेशन, क्योंकि बीच में एज अ बाय प्रोडक्ट एटीपी का ये सॉरी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। यह है सब्ट्रैक्ट लेवल फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये देखो ये यहाँ पे नेट गेन आया, ये सब्ट्रैक्ट लेवल फॉर्मेशन है एटीपी का। यह है क्रेब्स साइकिल। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है कि साइट्रेट के बाद में आइसोसाइट्रेट आएगा, उसके बाद में ये आएगा सुसिनेट, फ्यूमरेट, माल्टेट, ऑक्सोएसिटेट। ये सारे सीक्वेंस आपको थोड़ा सा याद रखना है, इट माइट बी आस्क इन एग्जाम लास्ट टाइम। एडिशनल क्रेब्स साइकिल में क्या था, यहाँ पे जीटीपी का फॉर्मेशन भी होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। 2 एटीपी भी होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। आप देख सकते हो क्या क्या निकलेगा, हम देखेंगे यहाँ पे 2 एटीपी निकलती है, 3 NADH निकलते हैं, 1 FADH निकलता है, और ये निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एडिशनल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी निकलता है। ये भी एनर्जी है, एनर्जी की तरह काम करता है। ये NAD कहाँ पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और वहां जाके फर्दर एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। एक NAD से मिलेगा 2.5 एनर्जी। ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का कितना मिलेगा, इससे भी मिलेगा 1.5 एटीपी या अप्रोक्सीमेटली 2। क्रेब्स साइकिल, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राइक एसाइल साइक्लिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, है ना। एक साथ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से क्या होता है, ये पायरुवेट बना, फिर एसिटाइल कोए इधर बना, एसिटाइल कोए इधर भी बना, ये 2 पायरुवेट बने, सॉरी, फिर एसिटाइल कोए बना, इधर भी एक क्रेब्स साइकिल चली, इधर भी क्रेब्स साइकिल चली। इस क्रेब्स साइकिल में आपको पता है, ये देखो ये प्रोसेस होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इतना सा है कि इससे एटीपी निकलेगी, H+ निकलेंगे, H+ निकलेंगे, इससे भी H+ निकलेंगे, H+ निकलेंगे, ये H+ जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में और वहां जाके एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। एडिशनल जीटीपी भी निकलेगा। ठीक है। अब उसके क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट क्या है, देखो 2 एटीपी, 3 NADH, 1 FADH और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1 एडिशनल जीटीपी, दिस इज द प्रोडक्ट। और कुछ सब्ट्रैक्ट लेवल एटीपी का फॉर्मेशन भी होगा, 2 सब्ट्रैक्ट लेवल एटीपी फॉर्मेशन भी हो जाएगा इसमें। ठीक है। गॉट इट, क्लियर। इसका रेगुलेशन हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बस इतना देख लो। आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोनेस, यहां पे रेट लिमिटिंग एंजाइम। ग्लाइकोलिसिस में कौन था, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस था, यहां पे है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोनेस। यहां पे दिख रहा है क्या, यहाँ ये रहा, देखो ये रेगुलेट करेगा इसको,
जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में कैल्शियम का, मसल्स का कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मसल सेल्स में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, तो वो कैल्शियम भी इसको इनिशिएट करता है एनर्जी के प्रोडक्शन को। ये एज वर्क एज अ स्टिमुलस। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कैल्शियम रिलीज होता है, तो एक्सेस कैल्शियम क्या करता है, इस आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज को एक्टिवेट करता है कि और एनर्जी का प्रोडक्शन कर। तो ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे को रेगुलेशन होता है कैल्शियम के थ्रू। और यू कैन सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें क्या होता है, देखो इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इतना है कि ये क्या है, ये कौन है, साइटोक्रोम्स है। ऐसे 3 साइटोक्रोम्स होते हैं हमारी बॉडी में। साइटोक्रोम क्या होते हैं, साइटोक्रोम इज नथिंग, इज जस्ट अ प्रोटीन कंपोनेंट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंटेन एंजाइम्स, सीरीज ऑफ एंजाइम्स, राइट, ये होते हैं। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐसे पंप करते जाएंगे। ले भाई इलेक्ट्रॉन आया इधर से, उसको दिया, ऐसे करके ट्रांसफर होते जाएगा और लास्ट में होगा ऑक्सीजन, वो करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट। इस बीच में क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इस बीच में होता है एटीपी का फॉर्मेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये हाइड्रोजन आयन यहाँ पे एज अ इनपुट काम करेंगे और एज अ आउटपुट निकलेगा एटीपी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ फैक्ट्री ऑफ एटीपी सिंथेसिस। हाइड्रोजन डालो एटीपी निकालो। राहुल गांधी कैसे बोलते हैं, आलू डालो सोना निकालो, वैसे ही हाइड्रोजन डालो और एटीपी निकालो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, ठीक है। तो ये साइटोक्रोम से कैरीज करते हैं हाइड्रोजन को, इधर से उधर, इधर पहुंचाएंगे, कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम। दिस होल प्रोसेस इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज लास्ट में ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेप्टर है, इस वजह से, ना कि ऑक्सीजन के अवेलेबल है। ऑक्सीजन का रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा और ऑक्सीजन इसे एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को। ये देखो, ये साइटोक्रोम है, ये पंप कर रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन को पंप किया, ये दूसरा साइटोक्रोम ने इसको पंप किया, ठीक है, और फाइनली ऑक्सीजन ने इसको एक्सेप्ट करेगा, बस। अब देखो, एक NAD बनाता है 3 ATP मॉलिक्यूल NAD, और 1 FAD बनाता है FADH 2 ATP के 2 ATP बनाता है। 1 NADH बनाता है 3 ATP, 1 FADH बनाता है 2 ATP। बट कुछ हमें इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, सब कुछ ऐसे मिल जाएगा क्या तुमको फ्री में? तो कुछ इन्वेस्टमेंट क्या है, पंपिंग वगैरह के लिए एनर्जी चाहिए, एक्टिव पासिंग चाहिए उसका, ऑक्सीजन क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का, ठीक है। H+ को भी तो बाहर पहुंचाना रहता है, उसको भी तो एनर्जी चाहिए, सब कुछ फ्री में थोड़ी ना होगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता। तो फाइनली 1 NADH से मिलता है 2.5 ATP मॉलिक्यूल, और 1 FAD से मिलता है कितना, 1.5 ATP मिलती है, और 1 ATP से मिलती है 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी। तो यू कैन कैलकुलेट टोटल कितने NADH बनते हैं हर प्रोडक्ट से। वाई ऑक्सीजन इज इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिया, लास्ट में ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा किसको, हाइड्रोजन को। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आने इधर उधर घुमा नहीं सकते उसको बॉडी में। अगर ऑक्सीजन अगर फ्री हाइड्रोजन आएगा इधर उधर घूमते रहेगा तो एसिडिक कर देगा, एसिडोसिस हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ऐसा अकेला नहीं छोड़ता, इसलिए तो वहाँ पे पायरुवेट भी एक्सेप्ट कर लेता टेम्परेरी हाइड्रोजन को। ये देख सकते हो आप। अब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, यहां तक हमने बात करी थी ग्लाइकोलिसिस की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फैट से कैसे एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से कैसे एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट और प्रोटीन नॉर्मली, कार्बोहाइड्रेट की तो हमने बात कर ली। बने रहिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर वेरी क्यूरियस स्टूडेंट, आपके अंदर भूख है कुछ सीखने की। मेरा ये सजेशन है कि छोटी छोटी वीडियो 10 बार देखने से अच्छा है कि एक बार में रियल कॉन्सेप्ट करें। स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी में आपको कंसेप्चुअल चीज़ें मिलेगी, हम रटाएंगे कुछ चीज़ें नहीं, फैक्चुअल चीज़ें आपको मिलेगी नहीं, फैक्ट के साथ में कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। एक बार में कॉन्सेप्ट अगर अपने अंडरस्टैंडिंग कर ली तो सारी चीज़ें, सारे MCQs आप अपने आप अटेम्प्ट कर लोगे, कुछ बचेगा ही नहीं। छोटे छोटे एपिसोड देखने से अच्छा है कि सारी पिक्चर एक बार में देख ले कि कहीं कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप अटेम्प्ट कर सको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पोर्ट्स साइंस एकेडमी विद दिव्यम पाटीदार, आपका दोस्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट